की वैल्यू टेबल में चेक करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू लिखेंगे, वेरी गुड, और फिर इसको ड्रा करेंगे और नॉर्मल कंपेयर कर लेंगे किस में उसने स्कोर किधर लिए। अच्छा, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लिख लें जी कैलकुलस जी हिस्ट्री, दो अलहदा आप कैलकुलेट करेंगे, या आप Z1 Z2 कर लें, ठीक है। आप Z1 स्लैश कैलकुलस Z2 स्लैश हिस्ट्री कर लें, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, मैं तो बैठी। Z1 1.5 है और Z2 1 है 1.0। एक मिनट, कोई और भी कर ले। पता है नॉर्मल दिनों में ऐसे मैं बता रही थी कि नॉर्मल दिनों में अगर मैंने किसी क्लास के साथ इतना टाइम गुजारा हो ना तो मुझे उनके नाम याद हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि वो जरा क्लास इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली के अब आप देखें, अब आपके पास इससे अपनी वैल्यूज निकाल लें, सीक्रेट वैल्यूज निकाल लें। अगर आप इसकी पिक्चर फिलहाल खींचना चाहते हैं, आई डोंट नो कि क्लियर आएगी कि नहीं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यस मैम, हो गई। हो गई? यस मैम। तो आपका एक स्कोर आपका आया कैलकुलस का 1.5 है ना? यस मैम 1.5। तो दिस इज ठीक है 1.5। यस मैम। आपका हिस्ट्री का आया 1, यानी दोनों मीन से अबव थे। अब आपने क्या करना, सो व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन। हाँ, इधर मैं एक और चीज बता दूं, ड्रॉ करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और टीचर को ये भी पता चल जाता है कि ही और शी नोज कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो आप इसी को देख लें स्कोर्स को, तो आपको पता है जी एक 1.5 और एक 1 है, तो 1.5 यानी कैलकुलस बेहतर है हिस्ट्री से। अब स्टैट्स में और एपी दोनों में एक चीज होती है बेटा कि आपने कल को जब रिसर्चर बनना है या आपने स्टैट्स और एपी लिखना है तो आपने सब्जेक्ट तो आपका गुजर गया, दीज आर द स्किल्स जो हम आपको सिखा रहे हैं। लेकिन what will be the outcome, what will it bring a change in you as a researcher, that you know how to interpret results. This is very important. हर न्यूमेरिकल के बाद जो आप इंटरप्रिटेशन करेंगे ना उसका 1 या 2 नंबर होता है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन रिजल्ट की होगी कि सिंस Z score for calculus is larger, her relative position in calculus class is higher than the relative position in the history class. So जहाँ पे क्वेश्चन होगा ब्राइटर, हायर, मोर देन, अबव, इट मीन्स कि स्कोर ज्यादा है। और जहाँ पे आ जाएगा इन्हीं के ऑपोजिट वर्ड्स यानी स्कोर कम है। सो इंटरप्रिटेशन क्या है कि Z score for calculus is higher than the Z score for history, her relative position in class is better in calculus, ये इसकी इंटरप्रिटेशन। अब सेकेंड क्वेश्चन, हाँ जी, ये भी मजे का। A marketing survey found that women spend on average $146.21 on beauty products during summer months. Assume standard deviation is $29.44. Find the percentage of women who spend less than $160. अच्छा, अब देखो जो यूनिट होगा ना वही यूनिट आपने आंसर में भी लिखा। परसेंटेज में कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन जो आपका बेसिक क्वेश्चन है जैसे केजीज है, जैसे मार्क्स हैं, और इसमें आपको पैसों में पूछा है तो आपने आंसर भी डॉलर्स में देना है। तो आप मुझे बताएं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की।
मैम सबसे पहले जी स्कोर ही निकालेंगे शाबाश। और और फिर मैम फिर उससे मैम जो है वो जी क्रेट निकालेंगे और शाबाश। उसको फिर चार्ट में से देखेंगे कि मैम कितने उससे लेस है मैम। हाँ चलो सॉल्व कर लें। मैम इसका आंसर नेगेटिव में आएगा? आई डोंट नो, हो सकता है। नेगेटिव मीन्स ऑन द लेफ्ट। यस मैम, बिकॉज उसमें शायद वो स्पेंड भी लिखा हुआ है, दैट्स मीन कि वो लेफ्ट साइड पे। मैम 146.1 मैम minus 0.46. लेट्स सी। मैम देखिए कौन जी जी अच्छा नहीं बस ठीक है, आप इसको समझा रही हैं, वैसे मैं अपना मैम minus 0.467. जब आपने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली जी की तो आपने 160 माइनस 146 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन की, तो 0.46 आप कह रही हैं, मेरे पास जी, मैम। 0.47, ठीक है। Yes sir. So it means कि hence $160 is 0.47 of a standard deviation above the mean, ठीक है, 146. So step 3 is find the area left of z, that is 0.47. तो अगर ये mean था 146 और आपका स्कोर $160 का हमने z वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यू थी 0.47, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू। तो इससे लेफ्ट यानी $160 तक कितनी खवातीन इस्तेमाल करती हैं, यानी 47% जो खवातीन हैं वो इससे लेफ्ट एरिया जो है वो इसको इतने डॉलर्स जो है वो $160 तक समर्स में मेकअप या कॉस्मेटिक्स लेती हैं। मैम इसमें इसमें 50% वो तो निकाला ही नहीं मैम, क्रेट वैल्यू जो है, क्रिट वैल्यू नहीं निकाली, सॉरी। अब ये स्टेप पे आए तो क्या था पॉइंट, शबीर आप यही पूछ रहे थे क्रिटिकल वैल्यू कहीं? जी मैम वही पूछ। अच्छा ये देखें 0.47 है ना, तो ये है 0.4 और क्या था 67 या 7, 0.47 7 मैम 0.68. 0.68। सो मीन से ऊपर हुआ ना 0.68, और इधर देखते हैं कि ये 0.47 की वैल्यू है 0.68। सो 0.68 into 100 कर लें तो 68%। सो 68% ऑफ वुमेन स्पेंड लेस देन $160। ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होते हैं या कहीं आप अपना ये बाहर जाने के लिए USMLE या इस तरह के एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं स्कोर्स के। So 0.6808 or 68% of women spend less than $160 on beauty products during summer months. तो ये interpretation important है, ठीक है? Right. So अच्छा Yes, जी, sir. मरियम और अली और दो और सदफ के अलावा भी बाकी सब you are with me ना? हम इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, Yes, ma'am. की छोटी बातें होती हैं जो समझ नहीं आ रही होती, तो जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा ही आता जाएगा। अच्छा अब ये देखें, each month an American household generates an average of 28 pounds of newspaper for garbage on recycling. Assume the standard deviation is 2 pounds
If a household is selected at random, find the probability of its generating between 27 and 31 pounds per month. Assume the variable is approximately normally distributed. अच्छा, मुझे बताएं, how will you go about it? कैसे इसको करोगे solve? जी मैम पहले इसको 27 को Z1 कर लेंगे, 31 को Z2 कर लेंगे, और मैम क्योंकि हमारा जो मीन है 28 है, तो 27 माइनस 28 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन और 31 डिवाइडेड बाय 28, हाँ, that is 2 pounds. ठीक है? Z2 हाँ जी मैम, वो हमारे Z1 और Z2 आ जाएगा, उसकी मैम कॉरेस्पॉन्डिंग हम करेक्ट वैल्यू देख लेंगे और उनके दरमियान का जो डिफरेंस है मैम वो निकाल. हाँ, so this is Z1, Z2, this is your standard deviation and this is your mean average. तो आप निकालें, प्लीज सॉल्व करें. पहले आप Z कैल्क निकालेंगे, फिर Z क्रिट निकालेंगे. मैम -0.5 और 1.5. मैम वो जरा करेक्ट वाला चार्ट मैम, वो वाली स्लाइड. अच्छा, एक सेकंड, गलती हो गई, वो गलती हो गई, तो मैं दिखा रही हूँ. ये this is not known as chart, this is the Z table. ठीक है? और आप इसमें Z क्रिट देखते हैं. Ma'am, Z1 will be 51%. Let me see now. हाँ, ये क्वेश्चन था ना. So first step was, second step was Z values निकालनी है 27 और 31 की. तो आपका एक है -0.5 and 1.5. ठीक हो गया. यानी 27 जो है वो -0.5 है और 31 ये है. और फिर जब हमने इसको प्लॉट किया तो अगर मीन 28 था तो -0.5 ये एरिया हो गया. और ये फिर हमने थर्ड सवाल था कि फाइंड द एरिया बिटवीन 0.5 एंड 1.5. तो इन दोनों के बीच का ये एरिया है. ठीक है? सो Z crit value of 27 minus 0.5 is 0.3085. Z crit value of 31 is 1.5 which is 0.9332. ठीक है? तो आपने डेसिमल के बाद की दो वैल्यूज को कंसिडर करना है. आप चाहें तो इसको 30% या 31 कर सकते हैं, लेकिन आप 0.308 भी करेंगे तो भी ठीक है, या 30% करेंगे तो भी ठीक है. सो द टेबल शोज अस एन एरिया ऑफ 0.93 आगे वाला माइनस 0.308 दैट इज 0.6247, यानी 0.62 और 62% जो है वो प्रोबेबिलिटी है जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था. कि assume that the variable find the probability of its generating between these two scores. तो आपने दोनों scores का Z score निकाला,
ये आया -0.5, ये आया 1.5। फिर आपने इनकी क्रिटिकल वैल्यूज निकाली और उन क्रिटिकल वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया, कितना एरिया, ठीक है। तो वो जब आपने किया तो वो जो 0.62 एरिया माइनस होके निकला और 62% प्रोबेबिलिटी है कि कोई और अगर गार्बेज प्रोड्यूस करेगा तो इन दो वैल्यूज के बीच में होगा। दैट्स इट, ये इसकी इंटरप्रिटेशन। जी मैम सपोज आप प्लीज काइंडली आप क्रिटिकल वैल्यू दिखा देंगे चार्ट पे कैसे निकालें, मेरी ये फर्क सही नहीं है। मेरी क्रिटिकल वैल्यू ठीक नहीं आ रही मैम। ये 0.5 की तो मैम 0.69 नहीं है मैम। 0.5 की 0.69 है। तो मैम वो वहाँ पे तो फिर कैलकुलेशन गलत हो। मैम ये एक वैल्यू थी। हाँ, उसकी वजह ये मुझे याद आ गया इसका कि वो मैंने जिस बुक से वो न्यूमेरिकल निकाला है ना, उसने उस बुक के मुताबिक जो भी जी टेबल उसमें होगा उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन आपने जो निकाला है आंसर, आप अपना वो वाला आंसर लिख लें, ठीक है, जो भी आपकी क्रिटिकल वैल्यूज है। राइट मैम मैंने क्वेश्चन पूछा था वो तो -0.5 है, सो क्या उसका टेबल डिफरेंट होता है? टेबल्स इसके जी के 2-3 किस्म के हैं, तो इसीलिए मैं एक स्टैंडर्डाइज टेबल रख रही हूँ ताकि सबका एक जैसा आंसर है। नहीं मैम, वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से कोई वैल्यू को टेबल इंटरप्रिटेशन को कोई फर्क तो नहीं पड़ता मैम? नहीं, कोई नहीं पड़ता, कोई नहीं। ठीक है मैम, उससे आप कंफ्यूज ना होए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Using Z scores to compare two raw scores from different distributions, your score is 80 out of 100 on a statistical test, and your friend also scores 80 out of 100 on their test in another section. Congratulations, your friend says we are both doing equally well in stats. What do you need to know if the two scores are equivalent? तो same, आप Z scores निकालेंगे और उनको compare करेंगे। अच्छा, इसमें हाँ, what if the mean of both tests was 75? You also need to know the standard deviation. तो standard deviation दोनों में फर्क है। आपको याद है जब मैं आपको डिस्पर्शन भी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि दोनों का एक जैसा स्कोर हो, लेकिन अगर उनकी वेरिएशन में फर्क हो, मीन एक जितना हो, वेरिएशन में फर्क हो, तो कैलकुलेशन फर्क हो जाती है। तो अब आप दोनों की जी वैल्यूज निकालें, जी स्कोर्स की जी क्रिट निकालें और फिर कंपेयर करें। मैम Z1 84% और Z2 69%। तो Z1 was 1 and 0.5, ठीक आया? Yes मैम, yes मैम। टेबल देखा और yes मैम। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंपेयर किया तो फिर क्या रिजल्ट आया?
मैम के जो मैम, Z1 आपका स्कोर था, यानी हमारा जो Z1 स्टूडेंट का जो स्कोर था, दैट वाज बेटर देन his class, his fellows friend score. बस Z2. ठीक मैम आर वाज 84%. ओके गुड अच्छा जी नाउ after an after an exam you learn that the mean for the class is 60 with a standard deviation test 10 suppose your exam score is 70 what is अब इसमें तीन सवाल हैं what is your z score what relative to the mean does your score lie what is the probability associated with your score using the z table यानी critical value अब आप देखिए mean क्या है class mean is 60 तो relative to 60 where does your z score lie ठीक है ये क्वेश्चन है इसको करें मैम ये हमने इसकी पोजीशन बतानी है ऑन द टेबल. आप बेसिक टेबल के बगैर बता दें इंटरप्रिटेशन जब करेंगी तो आपसे पूछा गया है कि राइट आप पे होगा ना इसका. राइट एंड पॉजिटिव. राइट हाँ, एंड पॉजिटिव. देखिए जब स्कोर्स है ना तो मोर देन या अबव या रिलेटिवली बेटर ये वर्ड्स यूज करने हैं आप ठीक है मैम मोर मीन रिलेटिवली बेटर. मैं इसको आगे करती हूँ तो आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी इंडिविजुअल स्कोर और आपने सॉरी ये 70 है 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10 यानी आपका 1 जी स्कोर आया 1 स्कोर का जब Yes, आपने क्रिटिकल वैल्यू निकाली तो क्या आई 0.8. 0.84. 0.84. ठीक है तो फिर आपने कहा कि अगर ये मीन 60 है और आपका आया 84 हाँ योर z स्कोर इज 1 इज एग्जैक्टली 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन यानी ये इसने वैसे ही इतने एरियाज को डिस्क्राइब किया हुआ है ऐसी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं तो 50 प्लस 34 पॉइंट उसको ऐड किया तो यू आर एट 84th परसेंटाइल परसेंटाइल मीन्स पोजिशन परसेंटाइल डज नॉट मीन परसेंटेज प्लीज रिमेंबर दिस तो 100 में से 84th पोजीशन पे आप खड़े हुए ये आपकी प्रोबेबिलिटी है ठीक है अब आपने पहले आपका स्कोर था 70 ठीक है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था 1 जी स्कोर था 1 अब वही न्यूमेरिकल में आप आपका स्कोर जो है अब 72 है तो अब आप बताएं मेरी बात में आर यू विथ मी ना कि कैलकुलेट योर स्कोर यानी 72 minus 60 divided by 10 था standard deviation. What percentage of students have a score below your score? यानी left आपसे left area कितना है और how many students are in between your score and the mean? यानी class mean है 60 और आपका स्कोर है 72 वाला जी स्कोर तो आपके और मीन के बीच में जो एरिया है जो परसेंटेज है उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं क्या है और व्हाट परसेंटाइल आर यू जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू होगी जी स्कोर की वही आपकी पोजीशन है वही आपकी परसेंटाइल है परसेंटाइल इज पोजीशन ये कैलकुलेट करें सबसे पहले आप 72 का जी स्कोर करें और फिर आप उसको प्लॉट करें और आप देखें आपके स्कोर और मीन में कितना फर्क है And standard deviation 10? जी 10 ही मेरा ख्याल है आप लोगों ने अभी सॉल्व किया ना Yes, जी, 10 10 है. yes, 10 ma'am, 10 है.
0.4. मैम ये बिलो वाले स्टूडेंट निकालने थे कि मैम अबव वाले निकालने थे? 0.5 कैसे आया है? 0.5 is the mean ना? मैम 0.6 नहीं है? मैम अच्छा नहीं 0.5 था ना? देखो बेटे, मैम मीन तो 60 है। मीन इज ऑल, देखो एरिया अंडर द कर्व इज 1, तो जो मीन है वो 0.5 और 50% है। तो जब उसने पूछा है कि वो प्रोबेबिलिटी, जब आपने जी क्रिट को जब माइनस करना है तो यहाँ 1 से माइनस करना है या 0.5 से माइनस करना है। अगर वो पूछता है ना पूरी क्लास में एरिया बियॉन्ड जी कितना है, तो फिर आप एरिया बियॉन्ड जी में 1 से माइनस करेंगे, क्योंकि 1 से ऊपर एरिया ही नहीं, एरिया अंडर द कर्व इज 1। और अगर उसने पूछा कि मीन से कितना दूर या है, तो फिर 0.5 से माइनस करेंगे। तो ये सारी अल्फाज का हेर फेर है, चीज वही है, वही एरिया अंडर द कर्व है, जिसको कभी केक है समझो, केक को कभी इधर से स्लाइस करना है, कभी इधर से सीधा करना है, कभी इधर से सीधा। तो दीज आर जस्ट ट्रिक क्वेश्चंस। सो चूंकि आपकी देखिए 0.88 था ना जी की वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, तो उसको 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो 88%, यानी योर पोजीशन इन योर क्लास इज 88। दिस इज योर परसेंटाइल। तो परसेंटाइल इज योर पोजीशन, जहां खड़े हो, जहां जी का क्रिट निकला है वही आपकी पोजीशन है। लेकिन फिर उसने पूछा कि तुम्हारा और क्लास मीन के बीच में कितना एरिया है, कितना गैप है। वो आपने, अगर वो मीन ना कहता और पूछता कि आपसे नीचे एरिया बियॉन्ड, तो आप 1 से माइनस कर ले। लेकिन अब उसने पूछा कि तुम्हारे और मीन में कितना फर्क है, तो मीन, क्लास मीन 0.5 है ना, आपने जी स्कोर्स को माइनस नहीं करना। आपने अगर जी की वैल्यूज को करना होता तो वहां पे मीन 50 था, लेकिन जब आप क्रिटिकल वैल्यूज को माइनस करते हैं तो मीन इज ऑलवेज 0.5 एंड एरिया, द होल एरिया इज 1। ठीक है, आगे चलो। ओके, ये भी खत्म नहीं हुआ। अब उसने कहा कि व्हाट इफ योर मार्क इज 55%। तो अब आपने देखेंगे, पहले आपका आया था, मार्क्स आपके थे 88%, जब आपका जी स्कोर था 72। पहले 70 पे कैलकुलेट किया, फिर 72 पे किया, अब वो कह रहे हैं क्या पता तुम्हारे मार्क्स 55% है। तो अब बताएं कि आपका जी कैल्क क्या है, फिर जी क्रिट क्या है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ स्कोर बिलो योर स्कोर एंड व्हाट इज योर परसेंटाइल। मैम इसमें जी कैलकुलेशन कैसे हुई? वही है ना, ओरिजिनल चल रहा है ना, मीन। और वो मीन आपका स्टैंडर्ड डिवीजन 10 है, मीन आपका 60 है और स्कोर आपका 55 है। हम 55% लिखा हुआ, तो मैम इससे फर्क नहीं पड़ता? इससे चेंज करना पड़ेगा फिर। आउट ऑफ 100 है तो आई गेस इट डजंट मैटर। मैम 55% ऑफ व्हाट मैम? ये थोड़ा सा ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास। मैम 55% ऑफ 100 नहीं होगा, क्योंकि टोटल मार्क्स 100 थे। आप तो आई गेस देखो ना, ये देखो जी आपका 0.5 है, चलो यहाँ से शुरू कर दो, 0.5 का क्रिट निकालो। मैं 0.5 का क्रिट तो 0.69 है।
मैम ऐसा तो नहीं है कि जब आपकी नेगेटिव वैल्यू है तो आपको 1 से माइनस करना पड़ता है? ओके नहीं, वो जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक नहीं करना, उसमें कंफ्यूज ना हो जाना। चलो मैं इसको आप इसको कर लें, इतना समझ लें कि आपसे जी कैलकुलेशन कराइए, इसको मैं खुद देख के फिर आपको नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। स्टूडेंट्स अबव या स्कोर, बेसिकली देखो जब आपने 55 समझे आपका जी स्कोर माइनस में है ना, इट मींस इट इज लेफ्ट टू योर मीन। ठीक हो गया, यानी क्लास में स्कोर जिसका 55 जिसका -0.5 है, इट मींस कि उसका मीन से कम मार्क्स हैं। जब उसके मीन से कम मार्क्स हैं तो उसकी पोजीशन जो है, अगर उसका पोजीशन ये 30.8 है तो उसका मतलब 31% उसने उसको कर दिया, उसको होल्ड कर दिया। लेकिन आप समझे 0.30 मीन 30%, तो क्लास में पोजीशन उसकी 30 है। ठीक है, यानी अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाई है, मीन ये है तो लेफ्ट पे 30, तो फिर उसने पूछा कि अबव योर स्कोर कितने हैं, तो अगर 30 परसेंटाइल आपका है और आप 0.3 पे खड़े हैं, मीन्स आप 0.3 पे खड़े हैं, तो क्रिटिकल वैल्यू 0.3 है, तो फिर आपका पूरा एरिया अंडर द कर्व इज 1। तो जब आप 1 को -3 से माइनस करेंगे तो यानी 0.69 यस मैम हो जो गया। लोग हैं वो 69% लोग जो हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स आपसे ज्यादा हैं। और आपका परसेंटाइल या पोजीशन क्लास में क्या है, चूंकि मेरी 0.308 है तो मैं 30.8 या 31% मेरी पोजीशन 100 में से। पहले याद है जब 70 मार्क्स आए थे तो कहाँ खड़ी थी पोजीशन, फिर 72 आए तो कहाँ खड़ी थी, लेकिन जब 55 आए तो कहाँ खड़ी है, 31st पोजीशन पे, माइनस में खड़ी। ठीक है, बिलो द मीन, यानी मेरे से ऊपर तकरीबन 69% मार्क्स हैं। सिर्फ पूछने का स्टाइल है कि आपकी जी कैलकुलेशन, आपकी क्रिटिकल वैल्यू और आप कहाँ खड़े हैं, और आपसे ऊपर बियॉन्ड लोग कितने हैं, तो आपने 1 से माइनस किया। अगर ये क्वेश्चन होता कि मीन और आपके बीच में क्या स्कोर है, जो लास्ट टाइम 72 पे स्कोर क्वेश्चन था कि मीन और आपके स्कोर में कितना फर्क है एरिया, तो इसमें ये नहीं पूछा कि मीन और आप में कितना है। अगर ये मीन होता तो आप 0.5 में से 0.30 माइनस करते। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? यस यस लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा, जो लास्ट में इसने ट्विस्ट दिया और उसने पूछा मैम कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अगर मीन होता, अब आ रही आवाज? अगर मीन से पूछा, जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था कि मीन से कितना फर्क है, तो आप 0.5 से उसको माइनस करते। लेकिन इसमें पूछा गया है कि पूरे आपसे ऊपर कितनी क्लास है, कितनी परसेंटेज है, तो फिर आपने 1 से माइनस किया। और आप कहाँ खड़े हैं, आप 31st पोजीशन पे खड़े परसेंटाइल पे। सो अभी ये वाला जो टाइम मेरा मीटिंग का खत्म होगा, शुड बी कंटिन्यू, और या ये इतना बहुत है? मैम हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, मेरा ख्याल काफ़ी है, और फिर नेक्स्ट में हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वी विल आस्क यू। Yes, and I also will bring more questions. ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। ना देखो, जितने ट्विस्ट्स को करोगे ना प्रैक्टिस, उतना आसानी होगी। चले ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर लें, 5 मिनट है अभी। What if you want to know how much better or worse you did than someone else? Suppose you have 72% and your classmate has 55%. How much better is your score? यानी आपका स्कोर 72 है। अच्छा, ये वही चल रहा है, वही क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है अभी तक। ओके, इसको रहने दें, या बाद में कर लीजिए। So why we calculate z-scores? We transform scores in order to make comparisons, especially when using different scales. We give information about the relative standing of a score in relation to the characteristics of the sample of population.
The location relative to mean measured in a standard deviations, relative frequency and percentile, and it gives us information about the location of that score relative to the average deviations of all scores. तो अगर आप इसको मैं स्टॉप करूं जब तक हमारा ये चल रहा है, तो अभी तक आपको जो हम इसको समेट करें तो नॉर्मल एक जी डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं कि इसका मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1, एक चीज। दूसरी चीज है कि जब आप दो डिफरेंट स्कोर्स की फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस थी, एक केजीज में था, एक किसी और यूनिट में मेजर हुआ था, मीटर्स में था, लेकिन जब आपने जी कैलकुलेशन की, जी स्कोर, जी कैल्क निकाला, तो वो दोनों एक स्केल पे आ गए। फिर आपने उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपने उनको जी क्रिटिकल टेबल देखा और आपने उनकी क्रिटिकल वैल्यूज निकाली। फिर तीसरा स्टेप आपने ये किया कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ की और आपने देखा कि रिलेटिव टू द मीन आपका स्कोर कहाँ लाई करता है। सिंपल सवाल हो सकता है कि आप अपनी क्लास का मीन ये है, वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ये, आप कहाँ स्कोर लाई करते हैं एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद योर स्कोर। तो आप कहेंगे जी मेरा लाई करता है 70% पे, प्रोबेबिलिटी टू माय स्कोर दैट मेरी पोजीशन ये। परसेंटाइल पूछेंगे तो पोजीशन बताएंगे, उसके साथ यूनिट नहीं लगाएंगे। परसेंटेज पूछेंगे तो परसेंटेज बताएंगे, और अगर सिंपल आंसर पूछेंगे तो आप उसके साथ यूनिट लगा देंगे। अगर आपसे कम का पूछेंगे तो एरिया टू द लेफ्ट, अगर आपसे ज़्यादा का पूछेंगे तो एरिया अबव इज राइट, अगर मीन से पूछेंगे तो 0.5 से माइनस, अगर आपसे टोटल क्लास में कितने ज़्यादा हैं तो आप 1 से माइनस, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के रूल्स के मुताबिक टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। ठीक है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि एक स्कोर इधर है और एक स्कोर इधर है, तो बीच में कितना फ़र्क है, तो आपने दो स्कोर्स के बीच की वैल्यू, तो इट इज़ जस्ट। और एक इसमें और वेरिएशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी कि कितने परसेंटेज, पॉपुलेशन भी आप इसमें बता सकते हैं, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो वो वाला भी आपको मैं एक न्यूमेरिकल करा दूँ। तो बस ये इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या आ सकता है, इसमें एक न्यूमेरिकल आ सकता है, और इसमें और चीज़ क्या आ सकती है कि इसमें आपका जो है वो MCQ भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ना जो ये जी स्कोर्स हम कर रहे हैं ना, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पहला फार्मूला है। सो 4 किस्म के इन्फ्रेंशियल टेस्ट के फार्मूलाज मैं आपको कराऊंगी। एक नॉर्मल लार्ज सैंपल साइज, आप जी स्कोर कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल सैंपल साइज आप स्टूडेंट टी टेस्ट करते हैं, उसके आगे से 2-3 वेरिएशंस हैं। मल्टीपल मीन्स हैं तो फिर आप क्या करते हैं, एनोवा करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और अगर आपका क्वालिटेटिव है तो फिर आप क्या करते हैं, एसोसिएशन निकालते हैं काई स्क्वायर के साथ। तो ये 4 टेस्ट हैं जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने आपको कराने हैं, और इंसिडेंटली जी स्कोर इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सो अगर सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा हो तो आप हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो, आप जी स्कोर लगाते हैं। ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला सी यू नेक्स्ट टाइम with more practice questions. ज़किया परवेज कहाँ है? अच्छा, आप लोग अपने कभी कैमरा खोल भी दिया करें। मैम हालत ऐसी नहीं होती। यस मैम, मेरी हालत देखो, सुबह से मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो ये मैम मोस्टली लाइट साफ करके लेक्चर ले रहे होते हैं। फिर तो मुझे आ रही होगी। मेरा ख्याल है कि वी हैव टू मेक इट अ रूटीन कि क्लास के एंड में या क्लास के स्टार्ट में एक दफ़ा अपने कैमरा ज़रूर ऑन करने, जस्ट